Hello friends, welcome to Study Journey with you. Friends, today we will discuss about classification of vehicles. जो हमारा HSSC, TGT, रोड सेफ्टी अवेयरनेस जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 5 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आने वाला है, उसके अंदर एक हमारा टॉपिक गिवन है क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स अलग अलग बेसिस पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर क्लासिफिकेशन है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर ऐड की है। इस वीडियो के माध्यम से आप उन चीज़ों को समझोगे और साथ में ही लास्ट में आप लोगों को 8-10 क्वेश्चंस भी मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस के लिए बोल रहे हो, तो फ्रेंड्स जल्दी ही यानी लगभग 5 तारीख के बाद हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, EVS के भी और ट्रैफिक अवेयरनेस के भी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे फटाफट से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। सबसे पहले जो व्हीकल्स है, जो ऑटोमोबाइल है, उसी को व्हीकल्स की तरह परिभाषित किया जाता है। एक ऑटोमोबाइल को एक वाहन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कैसा है, स्वचालित है। कैसा है फ्रेंड्स? स्वचालित है, जो मुख्य रूप से यात्रियों एंड सामानों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, ऑटोमोबाइल कैसा होता है? स्वचालित होता है, जो किसके लिए यूज किया जाता है? मुख्य रूप से यात्रियों और सामान को ढोने के लिए यूज किया जाता है। वाहन के उपयोग के आधार पर अब देखिए क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास आ जाती है कि वाहन का उपयोग किस काम के लिए किया जा रहा है। उस टाइप पे कौन कौन सी टाइप्स, सब टाइप्स हो सकती हैं वो देखेंगे। वाहन के उपयोग के आधार पर यात्री वाहन हो सकते हैं, माल वाहन हो सकते हैं, या फिर स्पेशल पर्पज व्हीकल हो सकते हैं। यात्री वाहन फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है, जो कि जिसमें यात्री सफ़र करते हैं, बस, मोटरसाइकिल। ओके। मालवाहक जो कि माल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ट्रक हो गए, लोडिंग ऑटो हो गए। ठीक है। मालवाहक वाहन को ही क्या बोला जाता है? कॉमर्शियल व्हीकल बोला जाता है। याद रखेंगे, आप लोगों से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कॉमर्शियल व्हीकल है, यात्री वाहन, मालवाहक वाहन, स्पेशल पर्पज व्हीकल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पे टिक करोगे? मालवाहक वाहन को ही क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल पर्पज, कॉमर्शियल व्हीकल बोलते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कि किसी स्पेशल काम के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, ये स्पेशल काम के लिए बनी है, स्पेशल काम के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप फ्रेंड्स आ जाती है हमारे पास भारी वाहन क्षमता के आधार पर। जो भारी वाहन क्षमता है, उसके अंदर वजन कितना है, ठीक है, उसके आधार पर वाहनों के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, मोटर बॉडी है उसके आधार पर। 3 तरह के हो सकते हैं, लाइट मोटर व्हीकल हल्के वाले, मीडियम मध्यम वाले, हैवी भारी वाले। ठीक है। लाइट मोटर व्हीकल कार, जीप, मिनी वैन, ये हमारे किस में आते हैं? लाइट मोटर व्हीकल में आते हैं। मीडियम मोटर व्हीकल टेम्पो, बस, मिनी ट्रक, ये किस में आते हैं? मीडियम में आते हैं। जबकि ट्रक, कंटेनर, ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल बस, ये सब किस में आती है? हमारी हैवी मोटर व्हीकल्स में आती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, HSSC TGT ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। तो आप वहां से जा करके पीछे 3 वीडियो हो चुकी हैं, उनको भी देख सकते हैं, और अभी एक वीडियो और आएगी और हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। साथ में कुछ चीज़ें हैं जो हमारी छूट जाती हैं, उनको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। ठीक है। और आप लोग जानते हो कि मेरे चैनल पर आप लोगों को पेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। आप लोग 9991660135 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ओनली व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज डाल करके नोट्स की जानकारी ले सकते हो। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल होते हैं नोट्स, मोस्टली आपको हिंदी में भी मिलेंगी। ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज डाल करके नोट्स की जानकारी ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट रखी गई है, ओनली 400 रुपीज़ कॉस्ट है फ्रेंड्स। 400 रुपीज़ में बुक भी नहीं आती है। और आप फ्रेंड्स सभी को लेना ये ज़रूरी नहीं है, जो भी नोट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास 20 दिन ही बचे हैं, तो 20 दिन में जो पढ़ लिया जाए बेटर है। 400 रुपये में आपको CDP प्लस आपको EVS प्लस आपको रोड सेफ्टी, इतना सस्ता कहीं पर भी नहीं है। तीनों चीज़ें आपको 400 रुपये में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और जिनको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, जिनको ज़रूरत है, वो लोग ले सकते हैं, बाकी किसी के लिए फोर्स नहीं है। ओके।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास पहियों की संख्या के आधार पर। जो थर्ड टाइप आती है कि भाई पहिए कितने लगे हुए हैं, उनकी संख्या के आधार पर कितने तरह के वाहन होते हैं। दो पहिया वाहन, तिपहिया वाहन, फोर व्हीलर। दो पहिया वैन फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है, जिनके कितने व्हील्स होंगे, दो होंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल। तिपहिया जिसके तीन पहिए होंगे, ऑटो रिक्शा। फोर व्हीलर जिनके चार व्हील होंगे, कार, जीप, मिनी वैन, ट्रैक्टर। इनमें कितने व्हील होते हैं, चार व्हील होते हैं। छह पहिया वाहन, बस, मिनी ट्रक आदि। इनमें कितने पहिए होते हैं, छः। छः से अधिक, ठीक है, ट्रक, ट्रेलर, कंटेनर, मल्टी एक्सल बस, इनमें छः से ज़्यादा पहिए होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अभी तक तो हमारे पास बिल्कुल इजी चल रहा है, लेकिन आगे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी आपको। क्लासिफिकेशन 4 आ जाता है फ्रेंड वाहन में प्रयुक्त ईंधन के आधार पर। लाइक पेट्रोल से चलती है कई व्हीकल्स, कई डीजल से चलते हैं, कई सीएनजी से चलते हैं, और अभी तो इलेक्ट्रिक भी आने लग गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले। ठीक है, पेट्रोल का उपयोग करने वाली प्रणाली को स्पार्क इग्निशन सिस्टम कहा जाता है। जिन व्हीकल्स में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है तो उसके अंदर जो प्रणाली यूज होती है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स, याद रखना है, स्पार्क इग्निशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, स्पार्क इग्निशन सिस्टम। दोबारा से बोलो, स्पार्क इग्निशन सिस्टम। ओके, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर एंटीनोक, परफॉर्मेंस और इफिशियंसी फैक्टर तय करता है। जो पेट्रोल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो इफिशियंसी है, परफॉर्मेंस है, वो कौन तय करता है, पेट्रोल से चलते हैं उनके अंदर कौन तय करता है, ऑक्टेन नंबर। कौन करता है, ऑक्टेन नंबर। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आमतौर पर उपलब्ध ऑक्टेन नंबर, आमतौर पर जो ऑक्टेन नंबर उपलब्ध हैं वो क्या क्या हैं, 87, 89, 91 to 93। ओके, ज़्यादातर यात्री वाहनों एंड दो पहिया वाहनों में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो यात्री वाहन है या दो पहिया वाहन है वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाता है डीजल। डीजल से चलने वाले जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम। पेट्रोल से चलने वाले थे उसको क्या बोल रहे थे, स्पार्क इग्निशन सिस्टम। जबकि डीजल से चलने वाले के अंदर जो सिस्टम है जो प्रज्वलन करने के लिए जरूरी है उसको क्या कहा जाएगा, कॉम्प्रेशन इग्निशन सिस्टम। याद रखना, कॉम्प्रेशन इग्निशन सिस्टम। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कॉम्प्रेशन इग्निशन सिस्टम किस फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स में होता है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या बताओगे, डीजल से। ठीक है, प्रज्वलन के लिए आवश्यक संपीड़न और ईंधन को तय करता है। आमतौर पर इसके अंदर फ्रेंड्स पेट्रोल के अंदर क्या था, ऑक्टेन नंबर। डीजल के अंदर कौन सा नंबर आएगा, C10 नंबर। याद रखेंगे, डीजल के अंदर C10 नंबर। जो ज्वलन है उसके लिए कौन उत्तरदायी है यहाँ पे, उसको कौन करता है, प्रज्वलन को C10 नंबर। पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर, डीजल में C10 नंबर। याद हो गया। आमतौर पर C10 की संख्या 45 से 55 के बीच में होती है। ज़्यादातर जो हमारे कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं, वाणिज्यिक वाहन हैं, भारी वाहन हैं, उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है CNG। CNG क्या है फ्रेंड्स, पेट्रोल का विकल्प है। अब आपसे पूछ सकता है कि CNG पेट्रोल का विकल्प है, डीजल का विकल्प है, दोनों का विकल्प है, दोनों में से किसी का नहीं है। तो CNG किसका विकल्प होता है, पेट्रोल का विकल्प होता है। कम जहरीला उत्सर्जन करता है, ये कम जहरीली गैसें छोड़ता है। पेट्रोल की तुलना में वाहन के प्रदर्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो वाहन की जो इफिशियंसी होती है, जो उसका प्रदर्शन होता है, वो पेट्रोल की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाता है। सार्वजनिक परिवहन वाहनों एंड यात्री कारों में, जो सार्वजनिक परिवहन है या फिर यात्री कार हैं, वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, CNG का यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। अब फ्रेंड्स आ जाती है इलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, तो इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो व्हीकल हैं वो क्या है फ्रेंड्स, नई तकनीक है। ठीक है, दहनशील ईंधन के विकल्प के रूप में किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। ये वाहन उच्च क्षमता वाली बैटरी से ईंधन के रूप में बिजली का उपयोग करते हैं। ओके, क्लियर। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन सेल ऑटोमोबाइल उद्योग में एक आगामी आविष्कार है। ये आगे चलने वाला एक आविष्कार है, जो कि आगे जो व्हीकल्स हैं वो किससे चलाए जाएंगे, हाइड्रोजन से चलाए जाएंगे। आगामी आविष्कार है जो कि वर्तमान में पूरे जोरों पर अनुसंधान में है। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक सुरक्षित और एक किफ़ायती मार्ग प्रदान करने की उम्मीद है। जो हाइड्रोजन है एक साफ सुथरा ईंधन साबित होगा आने वाले समय में। इसके ऊपर अभी क्या किया जा रहा है, आविष्कार किया जा रहा है, प्रयोग किए जा रहे हैं, अनुसंधान किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास वाहन की
पारेषण प्रणाली के आधार पर। वाहन की जो पारेषण प्रणाली है यानी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो किस तरह का लगा हुआ है, उसके आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो देखिए वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। वाहन की पारेषण प्रणाली के आधार पर, ट्रांसमिशन सिस्टम के आधार पर 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आ जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। फर्स्ट क्या आ जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। सेकंड आ जाएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम एंड हमारा थर्ड आ जाएगा सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। और उसमें एक फोर्थ भी दे रखा है जो निरंतर चर संचरण बोलेंगे। तो इनको बारी बारी से देखते हैं। मेनली 3 टाइप के होते हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम क्या कहता है, यह सिस्टम ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़े घर्षण क्लच का उपयोग करता है। याद रखना है कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके अंदर ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़े घर्षण क्लच का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, जो ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़े हुए घर्षण क्लच का। काल्पनिक क्लच को और चक्का के बीच संबंध का उपयोग ट्रांसमिशन को क्लच और डी क्लच करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके अंदर क्या याद रखेंगे, ये सिस्टम किसका प्रयोग करता है, ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़े हुए घर्षण क्लच का उपयोग करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़े हुए घर्षण क्लच का उपयोग किया जाता है। जो काल्पनिक क्लच है और जो चक्का है उसके बीच का जो संबंध है ट्रांसमिशन को क्लच और डी क्लच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, ये चीज़ें याद करने की है, याद रखनी है। घूर्णी ऊर्जा संचारित करने के लिए एक टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि घूर्णी ऊर्जा संचारित करने के लिए टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग किस तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। तो किसमें प्रयोग किया जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में। गियर परिवर्तन को ऑटोमोबाइल में कंप्यूटर सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो ग्रही गियर, क्लच और ब्रेक का उपयोग करता है। जो गियर परिवर्तन है, जो गियर बदलते हैं, उसको उस ऑटोमोबाइल में किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल की क्या है, कि हाइब्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम है। किस किस का, ऑटोमेटिक और मैनुअल का। इसके अंदर इनपुट क्या है, मैनुअल है, आउटपुट क्या है, स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। याद रखेंगे सेमी एटोमिक जो हमारा है, सेमी एटोमिक के अंदर जो इनपुट है वो क्या है, मैनुअल है, आउटपुट है वो क्या है, स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। ओके, एक आ जाता है हमारा निरंतर चर संचरण, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, सीवीटी ट्रांसमिशन में पुश बेल्ट टॉर्क को एक चरखी से दूसरे में स्थानांतरित करता है। इसका उपयोग आसानी से गियर बदलने के लिए किया जाता है। जो निरंतर चर संचरण है, जो सीवीटी ट्रांसमिशन है, उसके अंदर किसका यूज किया जाता है, पुश बेल्ट टॉर्क का। किसका यूज किया जाता है, पुश बेल्ट टॉर्क का। एक चरखी से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए पुश बेल्ट टॉर्क का यूज किया जाता है। इसका उपयोग आसानी से गियर बदलने के लिए भी किया जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है वाहन की शक्ति स्रोत के आधार पर, यानी उसके अंदर जो इंजन है, उसके अंदर जो बिजली आपूर्ति हो रही है, जो उसको शक्ति मिल रही है, उसके आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं। वाहन की शक्ति के आधार पर आंतरिक दहन इंजन कौन सा होता है, आंतरिक दहन इंजन, ICI जिसको बोलते हैं। बिजली उत्पादन के लिए ज्वलनशील ईंधन का उपयोग करते हैं। इंटेक, मैनिफोल्ड, इंटेक, वोल्व, सिलेंडर हेड, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्लाई व्हील, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट वाल और स्पार्क प्लग जैसे हिस्से होते हैं। बिजली उत्पादन के लिए ज्वलनशील ईंधन का उपयोग किसमें किया जाता है, आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है। और ये जो आपको बताए गए हैं ये सब उसके पार्ट्स होते हैं। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी ये वाहन IC इंजन के बजाय प्रणोदन के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करते हैं। इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है। मौजूदा उच्च वोल्टेज बैटरी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है। वाहन की निलंबन प्रणाली के आधार पर, जो वाहन की जो सस्पेंशन सिस्टम है उसके आधार पर कितनी टाइप्स होती हैं। स्वतंत्र निलंबन प्रणाली। स्वतंत्र निलंबन प्रणाली में क्या है फ्रेंड्स, इसमें केवल पहिया लोड के तहत अपनी स्थिति को समायोजित करता है, एडजस्टमेंट करता है। स्वतंत्र निलंबन प्रणाली में जो पहिया है वो लोड के तहत अपनी स्थिति को क्या करता है, समायोजित करता है। और विपरीत पहिए पर शून्य से थोड़ा प्रभाव पड़ता है। यह आमतौर पर फ्रंट एक्सल के लिए उपयोग किया जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, जो स्वतंत्र निलंबन प्रणाली है उसके अंदर क्या होगा कि जो पहिया का लोड के तहत अपनी स्थिति को क्या कर लेता है, समायोजित, एडजस्टमेंट कर लेता है। जो पहिया है वो लोड के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को एडजस्टमेंट कर लेता है, और जो विपरीत पहिया है उस पर शून्य से कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी उस पर प्रभाव शून्य पड़ता है। ठीक, और आमतौर पर फ्रंट एक्सल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जो गैर स्वतंत्र या कठोर निलंबन प्रणाली है उसमें क्या बताया गया है, जो गैर स्वतंत्र और कठोर निलंबन प्रणाली है उसमें जब एक पहिया किसी उबड़ खाबड़ या असमान सड़क के संपर्क में आता है तो दूसरा भी अपनी स्थिति बदल लेता है, ऊपर या नीचे की ओर झुक जाता है। ज़्यादातर भारी वाहनों में ऐसा होता है। तो याद रखेंगे, जो हमारा स्वतंत्र निलंबन प्रणाली था उसके अंदर एक जो पहिया था वो अपनी लोड के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को एडजस्टमेंट कर लेता है और उस दूसरे वाले पहिए पर शून्य प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो गैर स्वतंत्र या कठोर निलंबन प्रणाली है उसके अंदर अगर एक पहिया उबड़ खाबड़ वाली जगह में चला जाता है तो दूसरा भी अपनी क्या कर लेता है, स्थिति बदल लेता है, ऊपर या नीचे झुकने लगता है। जो मोस्टली जो भारी वाहन होते हैं वहाँ पर गैर स्वतंत्र निलंबन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एयर सस्पेंशन सिस्टम। एयर सस्पेंशन सिस्टम क्या होते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार के सिस्टम में हवा से भरे एयर बैग्स को शॉक एब्जॉर्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि हवा से भरा जो बैग होता है, हवा से भरा जो बैग होता है उसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है, एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है उसके अंदर हवा से भरे एयर बैग्स का उपयोग एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में किया जाता है। सस्पेंशन सिस्टम में एयर कंप्रेसर की मदद से जो हवा है वो भरी जाती है और उसको भरने की जो बता रखी है सीमा आपको 5.6 to 7 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के दबाव में संपीड़ित हवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वायु निलंबन प्रणाली। विद्युत नियंत्रित वायु निलंबन प्रणाली, इसके अंदर विद्युत नियंत्रित वायु निलंबन प्रणाली होती है। एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होता है जो असमान सतहों के अनुसार एयरबैग के अंदर हवा दबाव को भरता या छोड़ता है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट किसमें होती है, वायु निलंबन प्रणाली। याद रखना, इसमें एक मोटर भी होती है जो कंट्रोल यूनिट एंड एयर कंप्रेसर को चलाती है। क्या क्या होता है इसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होती है जो क्या करती है कि असमान सतह के अनुसार जो एयर बैग है उसके अनुसार हवा उसके अंदर भरती या छोड़ती है। इसके अंदर एक मोटर भी होती है जो क्या करती है, कंट्रोल यूनिट एंड एयर कंप्रेसर को चलाती है। ओके, वाहन के व्हील ड्राइव के आधार पर, जो वाहन का व्हील ड्राइव होता है उसके आधार पर क्या क्या कैटेगरी होती है। व्हील ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, एक्सल। एक्सल सुना होगा ना गाड़ियों में, तो व्हील ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सल। जो ड्राइव शाफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है, जो किस लिए उपयोग किया जाता है, ड्राइव शाफ्ट के लिए। वाहन की शक्ति को इंजन से पहियों तक पहुंचाता है, जो वाहन की शक्ति है उसको इंजन से पहियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एक्सल करता है। फर्स्ट टाइप आ जाती है फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, WHEEL। फ्रंट व्हील ड्राइव, आगे के पहिए घूमते हैं, नाम से ही क्लियर है। फ्रंट व्हील ड्राइव यानी आगे के पहिए घूमते हैं और वाहन को घुमाते हैं। जो फ्रंट व्हील ड्राइव है प्रोपेलर फ्रंट एक्सल से जुड़ा होता है। जो फ्रंट व्हील ड्राइव जो उसके अंदर है, प्रोपेलर जो है वो फ्रंट एक्सल से जुड़ा होता है। बेहतर कर्षण एंड दक्षता, क्योंकि वाहन आगे की ओर अधिक भारित होता है, आगे के पहिए घूमते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर। अब देखो रियर व्हील ड्राइव, जो रियर व्हील ड्राइव, ये व्हील नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा, व्हील आएगा। रियर व्हील ड्राइव, प्रोपेलर शाफ्ट रियर एक्सल से जुड़ा होता है। जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो फ्रंट एक्सल से जुड़ा हुआ था फ्रंट वाले में, फ्रंट व्हील ड्राइव में, लेकिन यहाँ पे रियर एक्सल से जुड़ा होता है, रियर एक्सल से, और वाहन के पिछले पहिए घूमते हैं। बेहतर स्थिरता एंड कॉर्निंग कंट्रोल, जो कॉर्नर्स होते हैं उनके ऊपर स्थिर, उनको कंट्रोल करना, ये सब किससे होता है, रियर व्हील ड्राइव से होता है। ठीक है। ऑल व्हील ड्राइव, प्रोपेलर शाफ्ट दोनों एक्सल से जुड़ा होता है, फ्रंट वाले से भी और रियर वाले से भी। सभी पहिए समान रूप से वितरित शक्ति से घूमते हैं। वाहन इंजन की अधिकतम शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाहन है वो इंजन की अधिकतम शक्ति का उपयोग करते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव। तो किसके अंदर, ऑल व्हील ड्राइव के अंदर वाहन की अधिकतम शक्ति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टाइप फ्रेंड्स आ जाती है वाहन के ड्राइव अंत के आधार पर।
जो हमारा ड्राइव बनता है, यानी जिसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम के आधार पर 2 टाइप्स होती हैं, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, दाहिने हाथ से गाड़ी चलाना। स्टीयरिंग दाईं ओर, स्टीयरिंग सिस्टम है, स्टीयरिंग है वो किधर होता है फ्रेंड्स, दाईं ओर होता है। और जो गाड़ी है, हमारे जो व्हीकल है, वो किधर चलाया जाता है, सड़क के बाईं ओर चलाया जाता है। लेफ्ट हैंड ड्राइव में क्या होता है, बाईं ओर स्टीयरिंग होता है और सड़क के दाईं ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वाहन की इंजन स्थान के आधार पर, कि वहाँ का जो इंजन है वाहन का वो कहाँ पे है। फ्रंट इंजन, मिड इंजन, रियर इंजन। फ्रंट इंजन में जो इंजन है वो वाहन के अगले छोर पर होता है। फ्रंट इंजन में जो इंजन है वो वाहन के अगले छोर पर होता है। फ्रंट एक्सल के ऊपर या आगे स्थित होता है। एक्सल के ऊपर या आगे स्थित होता है। वजन अगले छोर पर होता है। वजन कहाँ होता है, अगले छोर पर होता है। जबकि जो मिड इंजन है, इंजन कहाँ होता है, वाहन के पिछले सिरे पर होता है। लेकिन रियर एक्सल के आगे होता है। ये फ्रंट एक्सल के ऊपर या आगे था, ठीक है। जो फ्रंट इंजन है वो इंजन वाहन के अगले छोर पर और फ्रंट एक्सल के ऊपर या आगे स्थित होता है, वजन आगे के छोर पर होता है। जबकि जो मिड इंजन है, मिड इंजन में इंजन वाहन के पिछले सिरे के पास होता है, लेकिन रियर एक्सल के आगे होता है। ये फ्रंट एक्सल के आगे था होगा, लेकिन जो मिड इंजन है वो रियर एक्सल के आगे होगा। वजन समान रूप से होता है। रियर इंजन में इंजन रियर एक्सल के बाहर होता है। जो इंजन है वो रियर एक्सल के बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, कुछ ये तो हमने पढ़ ली टाइप्स। ओके, अब हमारे पास थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो हमारा ऑटोमोबाइल है उसका जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भाप से चलने वाले वाहन के आविष्कार के साथ ऑटोमोबाइल की तारीख 1672 है, जिसके कारण, ठीक है, भाप से चलने वाले वाहन का जो आविष्कार, ऑटोमोबाइल की तारीख कितनी है, 1672। नोट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है जिसके कारण 1769 में निकोलस कगनोट द्वारा निर्मित पहली भाप से चलने वाली ऑटोमोबाइल का निर्माण हुआ। भाप से चलने वाली पहली ऑटोमोबाइल का निर्माण कब हुआ, 1769 में, 1769 में। किसने किया, निकोलस कगनोट ने किया। सैमुअल ब्राउन ने पहली बार 1826 में औद्योगिक रूप से लागू आंतरिक दहन इंजन का परीक्षण किया। आंतरिक दहन इंजन का परीक्षण कब किया गया, 1826 में किया गया। किसने किया, सैमुअल ब्राउन ने किया। जर्मन आविष्कारक कार्ल बेंज ने 1886 में बेंज मोटर वैगन का पेटेंट कराया। उन्होंने एक गैसों संचालित, ये नोट सो इम्पोर्टेंट, डैमलर मोटरन गैस शाफ्ट के लिए विल्हेम मैकबेक और गोटबिल डैमलर द्वारा डिजाइन की गई 1901 मर्सिडीज सभी आवश्यक चीजों में पहली पूर्ण आधुनिक कार कौन सी है, 1901 में मर्सिडीज। 35 हॉर्स पावर के इंजन का वजन केवल 14 पाउंड प्रति हॉर्स पावर था। उसने 33 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की। इसके बाद 1908 में फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा बनाई गई फोर्ड मोटर टी थी, जो चलती असेंबली लाइन पर खड़े बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाली पहली थी। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विलियम डूरेंट ने 1908 में जनरल मोटर्स की स्थापना की। याद रख लेना, जनरल मोटर्स की स्थापना किसने की, विलियम डूरेंट ने। कब की, 1908 में। इसके चलते 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक कारें बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई। फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्रिसलर 1920 तक अग्रणी कंपनियों के रूप में उभरे। विश्व युद्ध के दौरान बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए यूरोप और एशिया में उत्पादन बढ़ गया। 1980 तक जापान के प्रमुख वाहन निर्माता के रूप में उदय के साथ उद्योग एक साझा वैश्विक उद्यम बन गया। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ऑटोमोबाइल क्या है। ऑटोमोबाइल क्या है फ्रेंड्स, स्वचालित वाहन है। यात्रियों और सामानों को जमीन पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके प्रणोदन के लिए शक्ति स्रोत होता है। तो अभी हमने पढ़ा है ऑटोमोबाइल क्या है, स्वचालित है, यात्रियों और सामान को जमीन पर ले जाने के लिए उपयोग भी किया जाता है और प्रणोदन के लिए शक्ति स्रोत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी ऑप्शंस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल को निम्न में से किस पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त ईंधन, अभी हमने देखा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन। ठीक है। ट्रांसमिशन, अभी हमने देखा मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है।
ड्राइव के आधार पर यानी एक्सल के आधार पर हमने देखा, तो सभी क्या हो सकते हैं, उल्लिखित सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भार के आधार पर ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण है? क्या पूछा है, भार के आधार पर इनमें से कौन सा है? भारी परिवहन वाहन, सेडान, हैचबैक कार, चार पहिया वाहन, फ्रंट व्हील ड्राइव। तो फ्रेंड्स कौन सा होगा, भारी परिवहन वाहन। जो HTV है वो किस में आ जाएगा, भार के आधार पर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भार के आधार पर ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, ये अभी हमने देख लिया। ओके, इनमें से कौन सा निलंबन प्रदान करने के लिए ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है? निलंबन प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है फ्रेंड्स? तो इनमें से जो सभी है, उपरोक्त सभी, वो सभी सस्पेंशन सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं। क्वाइल स्प्रिंग, टोर्सन बार, लीफ स्प्रिंग, ये सभी इसका आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा संचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? जो संचरण प्रणाली थी, ट्रांसमिशन सिस्टम, क्लच का जिक्र किया था, क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा होती है। गियर का भी जिक्र किया था, एक्सल का भी जिक्र किया था। तो ये सब ट्रांसमिशन के हिस्से हैं, जबकि जो पहिया है वो ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। पहिए को किसका हिस्सा माना जाता है? पहिए को ऑटोमोबाइल चेसिस का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, किसका? चेसिस का। याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहिए को किसका हिस्सा माना जाएगा? चेसिस का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला ऑटोमोबाइल बनाया गया था? 1769, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, किसने बनाया था? फ्रांसीसी इंजीनियर निकोलस कगनोट ने बनाया था। अल्टरनेटर का क्या कार्य है? अल्टरनेटर का कार्य बैटरी को रिचार्ज करना, वोल्टेज रेगुलेट करना, ऑटो इग्निशन। तो इनमें से कौन सा कार्य है अल्टरनेट का? अल्टरनेट का कार्य होता है बैटरी को रिचार्ज करना। अल्टरनेट का कार्य क्या क्या होते हैं? अल्टरनेट के कार्य देख लीजिए एक बार अल्टरनेटर के। बैटरी को रिचार्ज कर सकता है अल्टरनेटर, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और पावरिंग एसेसरीज के लिए भी अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कलकत्ता की स्थापना हुई? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड कलकत्ता की स्थापना कब हुई है? 1943, 1943 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑटोमोबाइल के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? अगर हमें ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन करना है, उसका वर्णन करना है, तो इनमें से क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? मॉडल बताना, उसकी क्षमता बताना, उसकी मेक पावर बताना। तो सभी चीज़ें क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। ऑटोमोबाइल के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर आवश्यक नहीं है? ऑटोमोबाइल का विवरण बताना है तो कौन सा पैरामीटर इनमें से आवश्यक नहीं है? मॉडल, प्रकार, क्षमता, रंग। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? रंग आवश्यक नहीं है। आईसी इंजन क्या है? आईसी इंजन पढ़ा था ना, तो आईसी इंजन क्या है? इंजन के अंदर दहन को प्रज्वलित और जलाया जाता है, दहन कक्ष के अंदर ईंधन को जलाया जाता है, दहन कक्ष के अंदर ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंजन के अंदर ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है। जो इंजन है उसके अंदर ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आप लोगों का रिवीजन करवाऊं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आगे बताइएगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग बताएंगे तो ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी प्रोडक्टिव वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिएगा और सिलेक्शन ले जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।